संविधान दिवस पर देश भर में संविधान पर चर्चा हुई और कई गोष्ठियां आयोजन भी हुए। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ऐसा विश्वविद्यालय बना जिसमें संविधान का सबसे पहला पार्क बना। संविधान पर विशेष आयोजन हुआ, उसमें केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर सीपी जोशी, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप के समय में जिन्होंने स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी हैं, महाराणा प्रताप के साथ में रहकर उन आदिवासी समुदाय के लिए आज भी संविधान के अनुरूप उन्हें अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे शिक्षा के अधिकार हो या नौकरी के अधिकार हो या पदोन्नति के अधिकार हो। अभी भी वो समुदाय इन अधिकारों से वंचित हैं। डॉक्टर सीपी जोशी ने राज्यपाल से और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस समुदाय को अधिकार दिए जाएं। मूलभूत अधिकारों से यह समुदाय वंचित हैं। किस तरह के आयोजन हुए और किस नेता ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का यह ऊंचाइयां हासिल कर रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं निर्माण के बनाया भी वह पीछे नहीं है। अमेरिका सिंह मोहनलाल इसके लिए रात दिन एक कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार इसके लिए भरपूर सहयोग कर रही हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का आगमन हुआ है और संविधान दिवस के मौके पर राज्यपाल विश्वविद्यालय में आए हैं। यहाँ के प्रवेश द्वार का उद्घाटन की रस्म हो रही है और प्रवेश द्वार का नाम भी प्रकाश द्वार रखा गया है। अपने आप में प्रकाश तो प्रकाश ही है। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है और यह प्रकाश चाहे चंद्र का प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो, प्रकाश तो प्रकाश ही होता है और वो सबके जीवन में उजाला करता है। राज्यपाल उद्घाटन कर रहे हैं इस द्वार का और राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। एनसीसी के ये छात्र हैं, बड़े हौसले बुलंद हैं इनके और राज्यपाल को विशेष रूप से सलामी दी जा रही है। सुखड़िया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। संविधान पार्क बनाने वाला देश में यह पहला विश्वविद्यालय बना है और इसका गौरव हासिल किया है मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय ने। ये अभूतपूर्व संविधान पार्क बना है, बहुत ही खूबसूरत ये संविधान पार्क बना है। इसकी एक झलक जो भी देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। संविधान पार्क के उद्घाटन के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र पहुँचे हैं और उद्घाटन की रस्म निभा रहे हैं। सुखड़िया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक जगत में नाम हासिल कर रहा है। श्रीनाथ पीठ की स्थापना कर उत्तरी द्वार सुखड़िया विश्वविद्यालय का
खुला है, नया कैंपस बन रहा है और हर जगह इस विश्वविद्यालय को रोशन करने में पूरे विश्वविद्यालय की टीम जुटी हुई है कि हमारा विश्वविद्यालय देश और दुनिया में सबसे आगे हो, और इसके लिए यह खूबसूरत कवायद की जा रही हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी बड़ी आत्मीयता है इस विश्वविद्यालय के प्रति, और ये छोटा बच्चा इसके भी हौसले बड़े बुलंद हैं। इस छोटी सी उम्र में ये संविधान पार्क के एक स्तर पर पहुंचा और सलामी दी इन्होंने भी शहीदों को। यहाँ सुखड़िया विश्वविद्यालय में 2 नए भवनों का उद्घाटन हुआ, एक राधा कृष्ण के नाम पर और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। आप देख रहे हैं उद्घाटन की रस्म निभाई जा रही है। सुखड़िया विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो या कानून के क्षेत्र में हो, विभिन्न नवाचार इस महाविद्यालय में हो रहे हैं और सभी और खुशियों की लहर है, सभी और स्वागत हो रहे हैं। आप जहाँ भी एक विकास की बात होती है तो उल्लास का वातावरण हो जाता है चारों ओर, और सभी मंगल ध्वनियाँ सभी और सुनाई पड़ती हैं और अतिथियों का आगमन होता है, स्वागत सत्कार का क्रम होता है और इसी स्वागत सत्कार के क्रम में यह रस्म निभाई जाती है।
अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता Now I would like to request University College of Science to kindly welcome our Honorable Vice जिले का अधिकार है, उसमें क्या समस्या है, किस तरह शिक्षा होनी चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसको हमारे एकेडमिक काउंसिल हम निरंतर हम लोग मीटिंग करके उसको कोर्स को अपडेट कर रहे हैं। और समाजी सरोकार के अंतर्गत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हमने भी विश्वविद्यालय में 1,11,00,000 रुपये बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी कर्मचारी, बिना पब्लिक के सहयोग से अपने आंतरिक स्रोतों से महामहिम 1,11,00,000 हमने राज्य सरकार को वैक्सीनेशन के लिए दिया है। 2.5 लाख मास्क का सरकार का परमिशन 3 घंटे में प्राप्त हो गई और मैंने उसको भेज दिया है, वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। और वहाँ पर मीटिंग भी हमने अटेंड किया, उसके हम मेंबर भी हैं, लाइव मेंबर भी है। हमने कहा राजस्थान में हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि ये प्रदेश में जो है एग्रीकल्चर कम है, पहाड़ी एरिया है, आदिवासी जाते हैं, डिसेबिलिटी जाते हैं, तो हमारा एक सत्र, आप सोचिए एक सत्र पहले बार होगा, एक सत्र सिर्फ आदिवासी टेक्नोलॉजी, आदिवासी कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, विजिट करेंगे और उसका रिपोर्ट बना करके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम राज्य सरकार को सौंपने का हमारा इरादा है और बहुत समय नहीं लेना चाहते हैं। अंत में हम पुनः माननीय राज्यपाल महोदय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित होकर जो योजना प्रस्तुत की है, उसमें मैं महामहिम हमारे ये जो TSC क्षेत्र है पूरा उदयपुर डिवीजन, और इसमें जो आने वाले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले आते हैं, और उसमें राजस्थान सरकार जो जनजाति विभाग है, TSC क्षेत्र है, विभाग मंत्रालय है, एक TSC होती है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, उसमें CM साहब अध्यक्ष हैं और माननीय महामहिम उसके हमारे मुखिया हैं। उसके तहत ये सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी आधारभूत ढांचा बनाने के लिए जो 275 में जो प्रावधान है, माननीय महामहिम और सरकार उसमें योगदान कर सकती है। मैं यही कहूँगा, मैं सांसद होने के नाते पूरा TSC क्षेत्र, जिस तरह से कल CP साहब ने कहा कि राजसमंद, उदयपुर और अन्य क्षेत्र में जहाँ ट्राइबल निवास करते हैं, लेकिन आज भी उस मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से जो आज मुख्य धारा में वो आगे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाए हैं। तो उसके लिए
जो संविधान में प्रावधान है टीएसपी क्षेत्र का विस्तार भारत सरकार ने पिछले 2 साल में काफी बढ़ाया है, लेकिन उस अनुपात में उनका रिजर्वेशन नहीं मिला है। ये बात सीपी साहब ने कल कही थी और मैं पूरे उदयपुर क्षेत्र के पूरे संभाग के ट्राइबल लोगों की तरफ से मैं माननीय सीपी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस क्षेत्र के गरीब लोगों के आगे बढ़ने के लिए जो बात संविधान में आनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, आज चूंकि संविधान दिवस मना रहे हैं तो मैं यही बात कहूंगा कि जो भी लोग पीछे रह गए हैं, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, इस शिक्षा के माध्यम से, उस शिक्षा के माध्यम से और जो हमारे वीसी साहब का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे और भारत सरकार में भी टीएडी मंत्रालय से जो भी राज्य सरकार और हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो प्रस्ताव भेजेंगे, भारत सरकार में, मोदी सरकार में माननीय अर्जुन मुंडा जी मंत्री हैं, उनसे निकलवाने का काम हम लोग करेंगे। यही बात कहते हुए मुझे बोलने का मौका दिया। लोग काफी जल्दी ही आप विस्तार करेंगे और यूनिवर्सिटी की सीमाएं जो एक शहर तक थी वो बढ़कर ग्रामीण क्षेत्र तक जारी है। ये मैं सोचता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में पहला नवाचार हो रहा है जिसमें डॉक्टर सीपी जोशी साहब की भी अहम भूमिका है। जब वीसी साहब के साहब के मकान पर लगातार चर्चा कर रहे थे, उस समय लगातार शिक्षा के क्षेत्र में मेवाड़ में कोई क्रांति होगी, तो निसंदेह वो दिन आ गए और काम हो रहा है। और इस मौके पर हमारे कैलाश जी मुंडा जिनको अभी सम्मानित भी किया गया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई जो 50 बीघा तो जमीन थी, 1.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन थी, वो कल्लाजी वेदपीठ के नाम से विश्वविद्यालय चला रहे थे, लेकिन सरकार का साथ पकड़ा, राज्यपाल महोदय ने सहयोग किया, अमेरिका सिंह जी कुलपति महोदय ने सहयोग किया और आज बाकी ऐसा कार्यक्रम होगा। उन्हें निवेदन करना चाहता हूँ माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से कि आप वहाँ भी ऐसे एक प्रोग्राम लेकर के बता रहे हैं ताकि मेरे भी थोड़ा एक खिता और लग जाए और थोड़ा आगे बढ़ते हुए प्रयास कर रहा है। अमेरिका सिंह जी अभी जो बात कही है, निसंदेह इनके नाम के अनुरूप इनको तो काम करना ही। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत है और उनके नाम के बराबर इनका नाम है। अगर आगे करेंगे तो अमेरिका का मान भी थोड़ा कम होगा। पूरी क्षमता से जो आप कुछ कर रहे हैं वो उसे और आगे बढ़ाने राजस्थान सरकार का सहयोग पूरा मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे सीएम साहब की कमजोरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर डॉक्टर सीपी जोशी साहब कोई प्रपोजल मेवाड़ की शिक्षा के लिए आप बताएंगे और लेके जाएंगे और जैसे सीपी साहब के जानकारी भी सब बातें हैं तो निसंदेह मेवाड़ शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। इससे हम सब आदिवासियों के साथ साथ ओबीसी दूसरे वर्ग और सबकी बढ़िया सेवा कर पाएंगे। जो मुद्दा आज डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने कल उठाया था और विभिन्न मंच जहाँ भी मिलते हैं वहाँ उठाते रहते हैं। अभी सांसद महोदय धन्यवाद भी दे रहे थे डॉक्टर सीपी जोशी साहब को कि आदिवासी जो पिछड़ी जनजाति के हैं उनको वो अधिकार हासिल नहीं है नौकरी के मामले में जो टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों को हासिल है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी मीटिंग में चर्चा की, आपके सामने भी मीटिंग में चर्चा की। तो महामहिम राज्यपाल महोदय से यही निवेदन करूँ कि उस क्षेत्र में भी हमारे आदिवासी जो पिछड़ी जनजाति के हैं उनके लिए अगर इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो उनको भी उनका हक मिल पाएगा। आज इस मौके पर मुझे कुलपति महोदय ने यहाँ याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए माननीय गवर्नर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, इसके कारण आज संविधान की जो उद्देश्य का है उसका वाचन, कर्तव्य के बारे में उनका पठन, ये जो निर्णय माननीय कुलाधिपति महामहिम आपने लिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संविधान दिवस का जो महत्व है उसको शायद विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैं दूसरे ढंग से प्रतिपादित करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी के लोग इस बात को समझें कि क्यों इस देश में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। तुमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया तो उसमें मोटे तौर पर 3 आधार स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक बैलेंस जो है उसका हमने कॉन्सेप्ट किया कि देश में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जो 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके कर्तव्यों और उनके काम लाने के तरीके उनमें बैलेंस होगा। जब कभी इनमें इम्बैलेंस होता है तब तक लोगों के मन में आता है कि देश में लोकतंत्र मजबूत रहेगा या नहीं रहेगा। ये पहली बार नहीं, 1952 से लेकर आज तक देश में जब भी चुनाव हुए उन चुनाव होने के बाद हमने देखा कि ऐसी परिस्थितियाँ बनी, चाहे इस देश में इमरजेंसी लगी हो तब लोगों के मन में एक कल्पना बनी कि क्या इस देश में लोकतंत्र मजबूत रह पाएगा, या इस देश में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री थे तब लोगों के मन में एक कल्पना थी बाप नेहरू हुआ। इस देश में ये परिस्थितियाँ बराबर हमें हमेशा बनती रही। इस देश में 1962 का जब बार हुआ तब भी लोगों के दिमाग में एक कल्पना आई कि पक्ष से लोगों को नियम और कानून बनाकर लोगों की रिप्रेजेंट करने का काम करना करता। यदि वो अपने काम का कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हैं तब भी इन इंस्टीट्यूशन के बाहर भी आंदोलन करने होते हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सामने फंसे खड़े हो जाते हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चुनाव प्रतिनिधि, यदि चुनाव प्रतिनिधि टेम्पटेशन के आधार पर इलेक्टेड होता है, अलग सेगमेंट के आधार पर इलेक्ट होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी आइडियोलॉजी के आधार पर किसी को चुना नहीं जाता है, अन्य कानून के कारण किसी चुन के जाता है, तब भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वीक होती है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का डिबेट, डिस्कशन या डिसेंट
यदि मैं विचारधारा रखूँ किसी बात में, हो सकता है मैं आपकी विचारधारा सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं डिबेट करूंगा, डिस्कस करूंगा, डिसेंट करूंगा। डिसेंट करने के बाद पार्लियामेंट के नियम और कानून के अंतर्गत जो मेरी विचारधारा है उसको प्रतिपादित करूंगा। यदि मेरी पार्टी का बहुमत नहीं है तो मैं विश्वास करूंगा जनता का और मत मैं करूँ, दोबारा चुनाव जीतकर अपनी पार्टी का बहुमत लाकर उन नीतियों को लागू करने का काम करूँ। और यदि मैं जनता ने अपनी मैंडेट नहीं दिया तो प्रतिपक्ष में अपनी भूमिका लेकर पासपोर्ट के रूप में जो सरकार गवर्नेंस कर रही है उनको चेताने के संबंध में जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। वेल डिफाइंड रूल है, इधर ये अपोजिशन और इधर रूलिंग पार्टी, वेल डिफाइंड रूल है। उन रूल्स के अंतर्गत यदि हम अपने काम का कर्तव्य निर्वहन करें तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से बेटर गवर्नेंस का कोई मतलब दुनिया में उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संविधान दिवस में जो माननीय गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया और सबसे बड़ी मुझे पसंद आया, मुझे कसम आपको धन्यवाद देते हुए कि माननीय कुलाधिपति के मन में जो कल्पना थी संविधान पाठ बने, उस संविधान पाठ को आपने बनाकर आज देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। संविधान पाठ बनना उनकी वजह से लोगों को पैदा पैदा हो ज़्यादा आवश्यकता है। मैं अधिक समय नहीं लिखा जाता, लेकिन मैं कल बात को दोबारा का मतलब साथ ये बात सही है कि आर्टिकल 95 के अंतर्गत गवर्नमेंट को पावर है शेड्यूल एरिया के अंदर काम करने की, पर शेड्यूल एरिया जोग्राफिकल एरिया है, पर इमोशनली जो महाराणा प्रताप लड़े रहने वाला आदिवासी है वो खमनोर में था, आदिवासी को लड़ने वाला कुंभलगढ़ में था। उस आदिवासी ने कोई गुना नहीं किया, उसके तो जोग्राफिकल हमने डिवीजन कर दिया है। किसी डिस्ट्रिक्ट में 50% पॉपुलेशन है, किसी तहसील में 50% पॉपुलेशन है, किसी एडजेसेंट रेवेन्यू विलेज में 50% पॉपुलेशन है, उनको माड़ा और टीएसपी के अंतर्गत हम अधिकार देंगे। किसी स्केटर्ड पॉपुलेशन है उनको नहीं देंगे, तो हम बच्चों के साथ बोल जाते हैं। और मेरे मन में कल्पना है, मैंने बहुत 98 में राजस्थान में एक नवाचार किया था, मैं 25,000 काफी भाषाएं खोली राज्यपाली पाठशाला के माध्यम से 25,000 राज्यपाली भाषाएं मैंने खोली थी और 25,000 राज्यपाली पाठशाला में राजस्थान में हमने जैसे बनाने का काम किया है। पर वो स्केटर्ड पॉपुलेशन का बच्चा जो BA BSc BCom कर रहा है, कोई पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, मास्टर में भर्ती नहीं हो सकता, तो दूसरा कॉम्पिटिशन उन लोगों से जो है उनसे बेटर। ये यदि हम संविधान में अपने बच्चों के प्रति निर्णय नहीं करेंगे, जो नियम और कानून शेड्यूल एरिया को बढ़ाने का है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। और माननीय मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि क्योंकि गवर्नर कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति जी के सामने ये चीजों को पॉइंट आउट करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिना भी आप उसमें नियम और कानून में परिवर्तन करके उन लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं। सांसद मोदी ने कहा कि भारत सरकार में जो तकलीफ होगी तो हम पैसा निकालेंगे। ये सब बातें इस बात को प्रतीक है कि हम आने वाले समय में इस देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के बारे में स्किल की ट्रेनिंग नहीं देंगे। स्किल ट्रेनिंग हो रही है, पर व्हाट इज एम्प्लॉयबिलिटी? जापान में जितने बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी है 80% के अबव, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो हम स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। जब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो स्किल ट्रेनिंग का कोई मायने नहीं है। स्किल ट्रेनिंग शुड बी रेलेवेंट विद एम्प्लॉयबिलिटी, और एम्प्लॉयबिलिटी होने के संबंध में हमारी स्किल ट्रेनिंग के जो सेंटर है उस तरह से एक्टिव होने चाहिए कि जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको जॉब मिलने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तब तो स्किल ट्रेनिंग का मतलब है और उसके अंदर कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी अपनी बात अन्य बात करने से पहले माननीय कल भी कहा आज भी कहना चाहता हूँ, इस महामारी के बाद जो तय किया तो मैं हर स्थान पर प्रस्तावना और मूल कर्तव्य का वाचन करूंगा, और मैंने किया। और मैं सौभाग्यशाली हूं इस मामले में कि शासन ने इस चीज को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं डॉक्टर जोशी का बहुत आभारी हूं। जब पिछले बार बजट सत्र के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो मैंने आग्रह किया कि अभिभाषण के पहले विधायकों के बीच में मैं पहले प्रस्तावना का वाचन करूंगा और उसको दोहराएंगे। इन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अनुमति और कहा तो होना ही चाहिए, और मंत्री जी ने भी कहा तो होना ही चाहिए। एक तरह से जागरूकता की स्थिति निर्माण हुई, सर्वत्र चर्चा का विषय बना है। और इसलिए मैंने तय किया जो भी हमारे अंतर्गत प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय आते हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, युवाओं को संविधान के बारे में सामान्य जानकारी हो, इसके लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। उसके लिए हर विश्वविद्यालय में संविधान वाटिकाएं हो, संविधान उद्यान बने, तय किया और लोगों ने करना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने इसमें पहल की है और नंबर 1 पर आए हैं। ये संविधान स्तंभ अगर देखा होगी दोनों तरफ मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार जिन्होंने कहा वो भी जल्दी जल्दी करके आ जाए, तो ताकि पता लग जाएगा कि संविधान का आधार ये स्तंभ बना है, स्तंभ पर संविधान का आधार क्या होगा। 22 भाग वाला संविधान उसके आधार पर होगा, बेस पर होगा, उसके थोड़ा सा ऊपर डायरेक्टेड प्रिंसिपल होंगे, फंडामेंटल राइट सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज और स्ट्रक्चर से बने होंगे, फंडामेंटल राइट्स के लिए और फंडामेंटल ड्यूटीज, ताकि छात्र जाकर देख सके कि ये है संविधान जिसके माध्यम से हमारा पूरा देश चल रहा है। हमारा पूरा देश इस संविधान के माध्यम से चल रहा है। छात्र जब रहेगा तो अपने देश के हर छात्र के अंदर क्या है,
हर छात्र देशभक्त है। संविधान वाटिका के बनाने का जो मूल उद्देश्य ये रहा है कि देश की जो नई पीढ़ी है, युवा जनमानस है, उसमें संविधान के प्रति आस्था और विश्वास जागृत हो। विश्वविद्यालयों, राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ बनाए जाने की मेरी मंशा पूरी हो रही है। तो वहां पर संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का वाचन करूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे सम्मुख बल्कि 565 देशी इतिहासों के परम ने अपने देश को सच्चे अर्थों में गणतंत्र या रिपब्लिक घोषित किया है। गणतंत्र का तात्पर्य है उस शासन व्यवस्था से है जिसका संवैधानिक मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च नायक है और उनकी पद स्थिति समस्त निर्वाचित प्रमुख देशों जैसे इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि राष्ट्र प्रमुख का पद निर्वाचित पद नहीं है। इसलिए भारत में भारतीय गणतंत्र की स्थिति और अधिक प्रासंगिक और वास्तविक है। 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई भारतीय गणतंत्र की यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रही है। फिर भी भारत ने संसार में सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसका बड़ा कारण यही है कि हमारा संविधान लोकमानस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। संविधान के माध्यम से हमने एक लोक कल्याणकारी राज्य के सर्वोत्तम स्वरूप को साकार किया है। 4 प्रमुख चीजें वहां विश्वविद्यालय परिषद के अंतर्गत मानी जाए और विश्वविद्यालय स्वयं अपना प्रसार करते हुए आगे बढ़ा है, निकल के आगे जा रहा है और निश्चित रूप से इसकी ज्योति लोगों को ज्योतित करती हुई, प्रकाशित करती हुई और भी विश्वविद्यालय की तरफ अन्य लोगों को आकर्षित करेगी। विकास के साथ ही विस्तार की आवश्यक। इस दृष्टि से विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्राधिकार के सभी जिलों में अपने विस्तार परिसर बनाने का जो संकल्प लिया है उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। महाराज जी ने कहा निर्भर जिला में वहां भी हो रहा है, हमारे कल्ला जी ने जो दिया है, मैं कल्ला जी को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। मैं आश्वस्त करता हूँ जब भी हमारे प्रारंभ करेंगे तो मैं जरूर आऊँगा और मैं आदरणीय जोशी से आग्रह करूँगा कि वो भी साथ में। ये जानना सुखद है कि निजी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित श्री कल्ला जी वैद्य विश्वविद्यालय ने अपनी संपूर्ण चलाचल संपत्ति जिसे 50 बीघा भूमि और उसमें विकसित 1.25 लाख वर्ग फुट निर्मित एरिया भी है, उसका विलय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किया है। राजपेट में इस समर्पण किए ये मैं शेषावतार 1008 श्री कल्ला जी वेद की निम्बाहेड़ा के श्री कैलाश मुद्रा जी और उसके ट्रस्टियों की मैं सराहना करता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान और विश्वविद्यालय केवल शताब्दी ज्ञान परीक्षा और उपाधि बांटने तक ही सीमित नहीं रहे। इनका लक्ष्य अधिक व्यापक और अधिक का स्मरण कराते हुए उन्होंने अपेक्षा की है कि जो वहाँ परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं और विशेषकर बेरोजगार नौजवानों और ऐसे क्षेत्र जो उस जीएसटी के अंतर्गत नहीं आ पा रहे, उनको उनके अंतर्गत लेते हुए उनको कैसे समायोजित किया जा सके, उनके मन के अंदर आत्मचिंता के भाव जागृत न हो सके, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ सके, ऐसे किस तरह किया जा सकता है, इसके बारे में राज्यपाल महोदय अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। ये अधिकार इससे साफ जाहिर है कि स्वयं उनके मन के अंदर ऐसी चिंता है, उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए, हमारा काम जल्दी से जल्दी करने का है, लेकिन कार्यपालिका कहाँ है डॉक्टर जी बताएंगे। मैं तो केवल निर्देशित कर सकता हूँ, बता सकता हूँ ये केंद्र का और प्रदेश का जो बजट है क्यों नहीं खर्च हो रहा है, इसको जोड़ दे सकता हूँ। यदि जब विभाग से बात करता हूँ तो कहा जाता है कि वो सेक्शन ये कठिनाइयां हमने रोक किया। डॉक्टर जोशी जी ने उल्लेख किया, मेरे मन में इसलिए स्वयं था और आपको जानकर प्रसन्नता होगी डॉक्टर साहब, कोरोना के दौरान मैंने 3 बार वर्चुअल मीटिंग
मॉनिटरिंग की थी, तो विभिन्न योजनाएं हैं, ये धरती पर क्यों नहीं उतरी? हमारे यहाँ उदयपुर के कलेक्टर यहाँ बैठे हुए, इनको बताया कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान इनसे भी मैंने बात की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, जल्दी पैसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं खर्च हो रहा, और मैंने 4-5 बार किया। क्योंकि आपने मुझे संकेत किया है तो दिमाग में करिए, इससे पहले मेरी मदद से था। यहाँ से जाने के बाद फिर से मैं मीटिंग लूंगा और मैं स्वयं चाहूंगा कि कुछ जिलों में मैं प्रत्यक्ष शारीरिक रूप से जाऊँ और जाकर देखूँ किसानों को। मुझे ये नौजवानों को इधर उधर नहीं जाने लगता, जनजाति नौजवानों का समाज होने बहुत आवश्यक है, उनकी शिक्षा बहुत आवश्यक है, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, उनमें स्थान पा जाए, चाहे सिविल सर्विसेज हो, उसके परीक्षा में बैठ सके, ये भी हमारा प्रयास है। और उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है और उस दिशा में भी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इन्होंने उस दिशा में भी जनजातीय क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से भी यहाँ करने का प्रयास किया है। और मैं भी राज्यपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो सारी चीजें आती हैं उसको व्यवस्थित तौर पर कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसका मैं प्रयास करूँगा। और आज के दिन संविधान दिवस के दिन इतनी बात कहकर जन कल्याण की अपेक्षा करते हुए, कल्पना करते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच से विदा होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Towards our goal, we get constant encouragement and inspiration from Vishnu Sabada. The memento of the Constitution pillar located amongst the Constitution part. It is a 75 feet tall pillar. Thank you so much, sir. Honorable VC sir is again requested. का हार्दिक अभिनंदन तथा हृदय के गहन तल से आभार प्रदर्शित करते हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े रहने व सदन की गरिमा बनाए रखें। हो जाता है हर बार एक चीज नहीं होती। अब गाड़ी में बैठ रहे हैं यार, अब तो और जगह छोड़ दीजिए। गेट तो छोड़ोगे जिला